नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। हमारे इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। साधु संतों और तीर्थ पुरोहितों के विरोध के आगे आखिरकार उत्तराखंड सरकार झुक गई है। सरकार ने चारधाम देवस्थानम बोर्ड एक्ट को वापस लेने का फैसला किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फैसले को वापस लेने का ऐलान किया है। बता दें कि देवस्थानम बोर्ड का कई दिनों से विरोध हो रहा था। कई सामाजिक संगठनों, तीर्थ पुरोहितों, पंडा समाज के लोगों ने इसका विरोध किया था। उनके हितों को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने देवस्थानम बोर्ड को भंग किया है। बता दें कि इस बोर्ड का गठन पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल के दौरान हुआ था। इस बोर्ड के गठन के जरिए 51 मंदिरों का नियंत्रण राज्य सरकार के पास आ गया था। उत्तराखंड में केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ 4 धाम हैं। इन चारों धामों का नियंत्रण भी सरकार के पास आ गया था। तब से तीर्थ पुरोहित इस फैसले को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए थे। कहा जाता है कि इस एक्ट के विरोध के चलते त्रिवेंद्र सिंह रावत को सीएम पद गंवाना पड़ा था। वहीं चुनावों से ठीक पहले सीएम धामी की तरफ से बोर्ड को भंग करना कहीं ना कहीं तीर्थ पुरोहितों को खुश करने की कोशिश है। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर क्यों उत्तराखंड के तीर्थ पुरोहित देवस्थानम बोर्ड नहीं चाहते हैं। कई सवालों का जवाब जानेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। सीएम धामी ने पलटा त्रिवेंद्र सरकार का फैसला। चार धाम देवस्थानम बोर्ड भंग करने का किया ऐलान। साधु संतों की मांग के आगे झुकी धामी सरकार। चुनावी मुद्दा बनने से दबाव में थी बीजेपी। उत्तराखंड में लंबे समय से चल रहे चार धाम देवस्थानम बोर्ड के विरोध पर आखिरकार पूर्ण विराम लग गया। जी हां, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चार धाम देवस्थानम बोर्ड पर त्रिवेंद्र सरकार का फैसला पलट दिया है और चार धाम देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का ऐलान कर दिया है। सरकार के ऊपर लगातार देवस्थानम बोर्ड को भंग करने को लेकर तीर्थ पुरोहितों की तरफ से दबाव बनाया जा रहा था। वहीं विपक्ष भी इस एक्ट को लेकर सरकार को घेरने में जुटी थी। मनोहर कांत ध्यानी जी ने जो हमने उनके स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति बनाई थी, उस कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट हमको दे दी है। हमने सारे विचारों पर, सारे पहलुओं पर सारा विचार करते हुए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम इस अधिनियम को वापस ले रहे हैं और आगे चलकर हम सभी से बात करके जो भी उत्तराखंड राज्य के हित में होगा उस पर जो है आगे हम कार्रवाई करेंगे। क्यों बना चार धाम देवस्थानम बोर्ड? साल 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने श्राइन बोर्ड की तर्ज पर चार धाम देवस्थानम बोर्ड बनाने का फैसला लिया था। वहीं तीर्थ पुरोहितों के विरोध के बाद भी चार धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम 2019 का गठन किया गया। इस एक्ट के तहत चारों धामों के साथ 51 मंदिरों का प्रबंधन सरकार ने अपने हाथों में ले लिया था। सरकार का कहना था कि लगातार बढ़ रही यात्रियों की संख्या और इस क्षेत्र को पर्यटन और तीर्थाटन की दृष्टि से मजबूत करने के उद्देश्य से चारों धामों और इन मंदिरों में सरकार का नियंत्रण जरूरी है। तब से लेकर अब तक तीर्थ पुरोहितों, पांडा समाज देवस्थानम बोर्ड का विरोध कर रहे हैं। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि सरकार इस बोर्ड की आड़ में उनके अधिकारों को खत्म करना चाहती है, जिसके लिए वो लगातार 2 सालों से धरना प्रदर्शन और अनशन के जरिए अपना विरोध जता रहे हैं। कब क्या क्या हुआ? 27 नवंबर 2019 को उत्तराखंड चार धाम बोर्ड विधेयक 2019 को मंजूरी मिली। 5 दिसंबर 2019 में सदन से विधेयक पास हुआ। 14 जनवरी 2020 को देवस्थानम विधेयक को राजभवन ने मंजूरी दी। 24 फरवरी 2020 को देवस्थानम बोर्ड का सीईओ नियुक्त हुआ। 24 फरवरी 2020 से देवस्थानम बोर्ड का तीर्थ पुरोहितों ने विरोध शुरू कर दिया। 21 जुलाई 2020 को हाईकोर्ट ने राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से दायर जनहित याचिका को खारिज करने का फैसला सुनाया। 15 अगस्त 2021 को सीएम धामी ने देवस्थानम बोर्ड पर गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष मनोहर कांत ध्यानी को बनाने की घोषणा की। 30 अक्टूबर 2021 को उच्च स्तरीय समिति में चार धामों से 9 सदस्य नामित किए। 25 अक्टूबर 2021 को उच्च स्तरीय समिति ने सरकार को अंतरिम रिपोर्ट सौंपी। 27 नवंबर 2021 को तीर्थ पुरोहितों ने बोर्ड भंग करने के विरोध में देहरादून में आक्रोश रैली निकाली। 29 नवंबर 2021 को मंत्रिमंडलीय
उप समिति ने रिपोर्ट का परीक्षण कर मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपी। 30 नवंबर को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्ट वापस लेने का ऐलान कर दिया। 2022 विधानसभा चुनाव भी नजदीक है। ऐसे में देवभूमि के नाम से जाने जाने वाले इस प्रदेश में तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी के साथ चुनावी मैदान में उतरना किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं था। जहां विपक्ष भी लगातार इस मुद्दे को अपनी चुनावी घोषणा बनाकर विधानसभा चुनाव में अपनी जीत का रास्ता ढूंढ रही थी, जिसे धामी सरकार ने पूरी तरह से बंद कर दिया है। अब देखना यह होगा कि आखिर देवस्थानम बोर्ड रद्द होने के बाद सरकार को 2022 विधानसभा चुनाव में कितना फायदा मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। इसी बीच हमारे साथ कुछ गेस्ट भी जुड़ चुके हैं, उनको रूबरू करवा देते हैं। सबसे पहले तो संजीव वर्मा हमारे साथ प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो जुड़ चुके हैं। सुजाता पॉल प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। इसी के साथ ही आशुतोष डिमरी हैं, सदस्य हैं देवस्थानम बोर्ड के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इसी के साथ ही हमारे संवाददाता अजय पांडे भी जुड़ चुके हैं। लेकिन तमाम लोगों के पास आने से पहले मैं हमारे रिपोर्टर का रुख करूंगी, अजय पांडे का। अजय, आपके पास आऊंगी। देखिए, 2 फैसले, कृषि कानून उसको रद्द किया गया, हालांकि लोकसभा और राज्यसभा में बिल वापसी भी हो गई, पारित भी हो गया। और अब देवस्थानम बोर्ड एक्ट, जिसको भंग करने का ऐलान कर दिया गया है। बैकफुट पर सरकार आती हुई नजर आ रही है। क्या कहा जाए, ये बिल वापसी का दौर चल रहा है? जी बिल्कुल। देखिए, सरकारों को जब भी कोई कानून बनाना है या तमाम प्रक्रियाएं करनी है, उसके पहले लोगों से राय जरूर लेना चाहिए कि वो जनहित के कितने बड़े फैसले हैं और उससे लोगों को कितना फायदा होगा। कुल मिलाकर के जब सरकार किसी मुद्दे को, किसी विषय को लेकर के जब रोल बैक करती है, तो तमाम सवाल उठने लाजमी है और तमाम सवाल उठाए जाते हैं। विपक्ष की ओर से सत्ता की पक्ष की घेराबंदी की जाती है। हालांकि बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनको लेकर के सरकारों की ओर से तमाम फैसले किए गए, निर्णय लिए गए और विरोध के बाद और उस पर बहुत सारे संशोधन भी समय समय पर किए जाते रहे हैं। इस तरह की चीजें, इस तरह की बातें सामने आती रही है। लेकिन चाहे कृषि कानून की बात करें, चाहे देवस्थानम बोर्ड की बात करें, देखिए इसमें दोनों ही मामलों में एक समानता जरूर देखने को मिली है, जिसमें जब भी ये एक्ट लागू हुआ या प्रावधान को शुरू किया गया, उसके बाद से ही इसका विरोध शुरू हो गया और ये विरोध लंबे समय तक चलता रहा है। चाहे कृषि कानूनों में को लेकर के भी जब केंद्र सरकार की ओर से इस बिल को पास किया गया था, तो उसके बाद से ही किसान सड़कों पर रहे, आंदोलन करते रहे और धीरे धीरे उनके जो आंदोलन की रणनीति की जो रूपरेखा रही है, वो धीरे धीरे बढ़ती रही है। उसी तरह से 4 धाम देवस्थानम एक्ट को लेकर के भी पंडा पुरोहितों ने, हक हकूकधारियों ने आंदोलन शुरू किया, आंदोलन तेज किया और धीरे धीरे उनका आंदोलन का जो दायरा है वो बढ़ता रहा। पहले 4 धामों में वो लोग आंदोलन करते रहे, सरकार से मांग करते रहे, कई दौर की बैठकें हुई, तमाम जगहों पर वो सरकार के जो प्रतिनिधि रहे उनसे बातचीत भी उन्होंने किया और अब उसके बाद उन्होंने अपना जो दायरा बढ़ाया, राजधानी देहरादून पहुंचे, मंत्रियों के आवास का घेराव किया, इसके साथ साथ सचिवालय कूच किया और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस सरकार के ऊपर हिंदुत्व का एक ठप्पा लगा हुआ है, जिस सरकार ने, जिस पार्टी ने हिंदुत्व को लेकर के आगे बढ़ाने की कवायद की है, उस पार्टी में, उसकी सरकार में इस तरह से तीर्थ पुरोहितों का जो विरोध उठा और तीर्थ पुरोहित लगातार सड़कों पर रहे, आंदोलन करते रहे, अपने हक हकूक की मांग करते रहे। ऐसे में एक ऐसा संदेश भी जाता रहा जिसको लेकर के सरकार को भी जवाब देना भारी पड़ रहा था और सत्ताधारी दल के लोगों के लिए भी एक असमंजस की स्थिति थी कि आखिर वो कहां पर हैं, क्या बोलें, क्या बताएं कि सरकार ने इस एक्ट को लेकर के जो तमाम बातें कही, लगातार समझाने का भी प्रयास किया। चाहे कृषि कानूनों को भी जब हम इसके साथ जोड़ते हैं, इस तरह के आंदोलनों को जोड़ते हैं और देवस्थानम एक्ट को लेकर के तीर्थ पुरोहितों के आंदोलन को भी अगर हम एक साथ जोड़ते हैं, तो देखिए सरकारों ने अपने स्तर से समझाने की पूरी कोशिश की। बार बार ये बताया जाता रहा है कि ये एक्ट, प्राविधान जो है जनहित का है, लोगों के लाभ का है, उससे किसी का हक प्रभावित नहीं होगा। कि जो लोग इस बात को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं उनको बरगलाया जा रहा है, उनको गलत बातें बताई जा रही है, लेकिन वो लोग नहीं माने, किसान भी नहीं माने और आज तीर्थ पुरोहित भी नहीं माने। अपनी बातों पे दोनों लोग अडिग रहे। सबने ये कहा कि उनके हक हकूक पर प्रभाव पड़ रहा है। किसानों ने कहा कि उनकी खेती की भूमि छीनी जाएगी। इसी तरह से जो तीर्थ पुरोहित है, पंडा पुरोहित है, संत समाज के जो लोग हैं, वो लोग बार बार यही बात करते रहे
कि सरकार ने जो फैसला किया है, जो निर्णय लिया है, वो उनके ऊपर थोपा गया है। उनसे कभी कोई बातचीत नहीं की गई। हालांकि जो तमाम कमेटियों की बात होती है कि कमेटी बनाई गई, कमेटी ने उनसे बातचीत की और उनको समझाने का प्रयास किया। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह स्वाति की समझाया जरूर गया, बताया गया। ठीक है अजय, बहुत बहुत शुक्रिया जो तमाम जानकारी आपने हमसे साझा की। इन तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। फिलहाल देखिए, इसी पर हम चर्चा करेंगे कि जो सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है, ये जरूरी था या फिर मजबूरी 2022 के चुनावों को देखते हुए। इसी पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। कुछ गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन इस बीच यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, आज इसी पर चर्चा हम कर रहे हैं कि क्योंकि आज जिस तरह का फैसला सरकार की तरफ से लिया गया और पूर्व सीएम का जो फैसला आज सीएम धामी की तरफ से पलटा गया है, उसको क्योंकि एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक यहाँ पर माना जा रहा है, क्योंकि लगातार जो तीर्थ पुरोहित थे वो इसका विरोध कर रहे थे। हालांकि इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हुए हैं उनका तरफ हम रुख करेंगे। हमारे साथ संजीव वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता बीजेपी की। इसी के साथ ही सुजाता पॉल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। और इसी के साथ ही आशुतोष डिमरी हैं, सदस्य हैं देवस्थानम बोर्ड के। आप सभी का सबसे पहले मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं जनतंत्र टीवी पर। तो सबसे पहले आशुतोष डिमरी जी, मैं आपके पास आऊंगी। आप देवस्थानम बोर्ड के सदस्य थे। सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी कि आज जो फैसला लिया गया है पुष्कर सिंह धामी की तरफ से, जो ऐलान किया गया है, आप इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं? आशुतोष जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? आशुतोष जी, सुन पा रहे हैं आप? चलिए ठीक है, आवाज नहीं मिल पा रही है। फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे और बातचीत करेंगे। फिलहाल इस बीच मैं संजीव वर्मा जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि ये फैसला आज लिया गया, लेकिन जब भंग करना ही था इसे, तो देरी क्यों की गई? देखिए, सरकार ने पंडा पुरोहितों की भावनाओं की कदर करते के भावनाओं का सम्मान करते देवस्थानम बोर्ड का निश्चित ही देवस्थानम बोर्ड का जो फैसला हुआ था वो चारधाम यात्रा को और अधिक बढ़ावा मिले, पूरे अच्छी तरह सिस्टमेटिक हो और एक इंफ्रास्ट्रक्चर का अच्छा हम बिल्टअप कर पाए और पूरे देश विदेश से जितने अपने श्रद्धालु आते हैं वो देवभूमि से एक बहुत अच्छा सकारात्मक एक फीडबैक लेके जाएं कि वहाँ की यात्रा देखिए इतनी बढ़िया हो रही है, इतनी व्यवस्थित हो पा रही है। तो और इससे क्या है कि आने वाले समय में आप और भी जगहों पे देखिएगा, जहाँ जहाँ इस तरह के बोर्ड बने हैं वहाँ पे यात्रा में और ज्यादा लोगों को सुगमता हुई है और ज्यादा एक अच्छा लोगों का फीडबैक है। उससे उन्हीं सब चीजों को लेकर सरकार ने एक पहल की, लेकिन कुछ जो हमारे पंडा पुरोहित हैं उन्होंने इस चीज को लेके अपनी जो नाराजगी व्यक्त करी। हालांकि सरकार ने शुरुआत से ही उन सबको विश्वास में लेके जो ये अपना देवस्थानम बोर्ड का निर्माण करने की बात करी थी और उन्होंने सरकार ने साफ तौर पे सभी पंडा पुरोहितों को आश्वस्त किया था कि आपकी किसी भी हक हुकूक पे, आपके हितों पे कोई भी उनकी अनदेखी नहीं होगी, उन सबका सरकार पूरी तरह से सम्मान करेगी, आपका पूरा ध्यान करेगी। किंतु कांग्रेस ने लगातार एक राजनीति करते हुए उनको भड़काने का, उनके मन में कुछ अनावश्यक बातें डालने का कि इनसे आपके ये हित प्रभावित हो जाएंगे, ये हित प्रभावित हो जाएंगे और इस तरह का एक राजनीति करके क्योंकि ये मामले को उलझाने का काम किया है। कांग्रेस कभी भी विकास परक नहीं रही, कांग्रेस का विकास से दूर दूर तक कोई नाता नहीं। आप ये देखिए, जितने भी विकास के कार्य करते हैं वो कांग्रेस तारीख में
कोई ना कोई रोड़ा अटकाने का काम करती है। ऐसे तो नहीं चलेगा। अपनी सोच को एक थोड़ा विस्तार लेकिन देने संजीव की जी, आवश्यकता मैं वही है कह रही थी, कांग्रेस को। क्योंकि चुनावी मुद्दा तो बंद दिया गया ना, चुनाव करीब है, ये भी कहा जा रहा है क्योंकि चुनाव करीब है इसकी वजह से फैसला लिया गया, ये भी कहा जा रहा है। क्यों चुनाव करीब आते ही क्यों पुरोहितों की याद आ गई? क्योंकि आंदोलन तो कब से वो कर रहे थे। मैं लौटूंगी आपके पास संजीव जी, सुजाता जी के पास में चलती हूँ, उनसे भी मैं रिएक्शन ले लेती हूँ। सुजाता जी, आपकी सरकार ने कहा था कि सरकार बनती है तो वो इस बोर्ड को भंग करेंगे, बीजेपी ने कर दिया। आप अब समर्थन करेंगे इसका, स्वागत करेंगे इसका, क्या कहेंगे इस पे? समर्थन है। ये जो है ऐसा स्ट्राइक किया हमारे तीर्थ पुरोहितों ने कि इनको ब्रेन स्ट्रोक हो गया। ये जिसको हम मास्टर स्ट्रोक बताने वाले हैं, मगर मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजीव वर्मा ये मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी खड़ी थी हमेशा अपने तीर्थ पुरोहितों के साथ। मगर देखिए अहंकार इतना, या मैं कहूं कि दिमाग कम इतना कि ये नहीं समझ पा रहे कि ये तीर्थ पुरोहित है देवभूमि के, जिनके दबाव के आगे इन्हें नतमस्तक होना पड़ा। गलत कौन? नरेंद्र मोदी। गलत कौन? TSR-1। गलत कौन? TSR-2। और सही कौन? PSG नहीं, पुष्कर सिंह धामी कायर और डरपोक है। मगर जनता की आवाज थी जो उनको सुननी पड़ी, क्योंकि लोकतंत्र में लोग आगे और तंत्र पीछे रहता है। और अहंकार जो है वो हार गया आज, और तानाशाही हार गई, क्योंकि लोकतंत्र ने जीतना था। ये काला कानून उत्तराखंड पर थोपा गया था और आज ये सरकार पीछे हटी है। सत्ता लोलुपता के कारण इन्होंने ये कदम उठाया है, परंतु ये साफ है कि अपने अहंकार में ये अभी भी बताने की कोशिश कर रही है कि इन्होंने गलती नहीं करी। चुनाव आने वाले हैं, जिस प्रकार का इनका विरोध चल रहा है ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी सत्ता संभालने में सक्षम नहीं है। इसीलिए आज ये जनता के सामने झुकी है, वरना 2 साल से हमारे तीर्थ पुरोहित आंदोलनरत थे। कोरोना के दौरान अर्धनग्न अवस्था में, बरसात में, गर्मी में, सर्दी में, बर्फ में वे आंदोलन करते रहे, और हमारी ये गूंगी बहरी अंधी सरकार को दिखाई नहीं दिया, सुनाई नहीं दिया। इसका मतलब ही है कि आज भी इनको पता नहीं है कि करना क्या है और कहना क्या है। मनोहर कांध्यानी इनकी हाई पावर कमेटी के अध्यक्ष, वो कह रहे थे नहीं होगा भंग। हर नेता आता था, कहता था कि ये मुट्ठी भर लोग है, तो संजीव वर्मा जी की पार्टी जान ले कि मुट्ठी भर लोग भी इस लोकतंत्र का हिस्सा होते हैं। और आज सरकार को पीछे हटना ठीक है पड़ा सुजाता जी, और ये हमारे आप लोगों की तरफ से जब कृषि कानून बिल को वापस लिया गया तब भी यही कहा कि अहंकारी सरकार हार गई, अहंकारी सरकार थी, झुक गई, और इस पर भी आप लोगों की तरफ से यही कहा जा रहा है। फिलहाल मैं लौटूंगी आपके पास। आशुतोष जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि आप सदस्य थे देवस्थानम बोर्ड के, जिसको भंग करने की बात अब आज ऐलान कर दिया गया सीएम की तरफ से। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं और अब अपना भविष्य आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि जिस मकसद से बोर्ड का गठन किया गया था वो अब किस तरह से पूरा होगा, क्या होगा? देखो, पहली बात तो मेरे भविष्य और भूत को लेकर के तो कोई सवाल ही नहीं है। मैं बद्रीनाथ धाम के पुजारी समुदाय से आता हूँ, एक सनातन धर्मावलंबी हूँ। वहाँ की परंपरा, वहाँ की मान्यता, वहाँ का जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उसको पूरी तरीके से फॉलो करता हूँ, उस मान्यता पे विश्वास करता हूँ। बोर्ड में भी जो बातें आ रही थी, बोर्ड में भी प्रारंभ से भी, चाहे पुष्कर धामी जी हो सीएम साहब, ये चाहे आदरणीय सतपाल महाराज जी हो धर्मस्व मंत्री, उन्होंने भी प्रारंभ से और एक्ट में भी इस प्रकार की बातें सब कुछ थी कि पूरी तरीके से परंपरा अक्षुण्ण रखी जाएगी, परंपरा से कोई छेड़खानी नहीं होगी। 2 साल तक चला, किसी परंपरा से छेड़खानी नहीं हुई, किसी मान्यता से नहीं, किसी के अधिकार, किसी की ड्यूटी, किसी के राइट में कोई छेड़खानी नहीं हुई। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग, काफी लोग, एक वातावरण इस टाइप का बन गया था कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर के विरोध का वातावरण था, तीर्थ पंडा पुरोहित में था, साधु संत समाज में था। और आज जाकर के मनोहर कांध्यानी की कमेटी बनाई गई थी, हाई पावर कमेटी, उस कमेटी ने रिपोर्ट दी। कल ही शाम को मंत्रिमंडलीय उप समिति जिसके अध्यक्ष सतपाल जी महाराज थे, उन्होंने सीएम साहब को रिपोर्ट सौंपी थी। और आज मैं ये मानता हूँ कि सरकार ने जन भावना को, तीर्थ पंडा पुरोहित, पुजारी, आका गुगदारी, इनकी भावना को, साधु संत समाज की भावना को सर्वोपरि मानते हुए, बड़ा बल दिखाते हुए और इस अधिनियम को वापस लेने का ऐलान किया है। चलिए ठीक है, तो देखिए
यही सवाल था, क्योंकि जिस तरह से ये ऐलान किया गया और जिस तरह से अब सरकार की तरफ से इसको भंग करने की बात की गई, क्योंकि अब विपक्षी दल कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि अहंकारी सरकार थी, अब एक बार फिर से झुक गई। तो और लेकिन दूसरी तरफ देखिए बीजेपी कह रही है कि तीर्थ पुरोहित लगातार मांग कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, हमने उनकी सुनी है। हालांकि सवाल अभी भी है कि ये मजबूरी था या फिर ये इसलिए फैसला लिया गया क्योंकि 2022 चुनाव करीब है और ऐसे में सरकार बैकफुट पर आती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आप सभी का ही बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए सवाल ये अभी भी बना हुआ है कि ये जो फैसला लिया गया है वजह क्या थी इसकी, क्योंकि अगर भंग करना ही था तो देरी क्यों हुई, क्योंकि पॉलिटिकल मुद्दा तो खुद ही बीजेपी की तरफ से बना लिया गया जिसको अब कांग्रेस लगातार भुनाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।